कहते हैं कि भाग्य को लिखे को टालना बहुत मुश्किल है। ये कहानी एक पंडित जी की है। पंडित जी अपने एक दोस्त से मिलने जा रहे थे और वो बहुत ही ज्ञानी पंडित थे। उनका जो दोस्त था वो बहुत प्यार करता था उनसे और बचपन से ही वो गूंगा व पैरों से अपाहिज था। चूंकि वो नहीं आ सकता था इसलिए वो उससे मिलने उसके गांव जा रहे थे। गांव भी बड़ा दूर था, रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे गांव भी थे। अब पंडित जी अपने धुन में चले जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ा सा आदमी मिला, वो भी पंडित जी के साथ चलने लगा। अब पंडित जी ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, साथ चलने से रास्ता कट जाएगा। पंडित जी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। अब पंडित जी को ये नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने नाम के विषय में कुछ पूछना उचित नहीं समझा। धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है और मैं तुम्हें आगे मिल लूंगा। ठीक है कहकर पंडित जी अपने धुन में चल पड़े। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा, महाकाल तुरंत ही पंडित जी के पास आ गया। अब चलते चलते दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था भी ठीक थी, क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था। रात होने वाली थी तो पंडित जी ने कहा कि देखो रात होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो गई है, इसलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से चलेंगे। अब महाकाल ने जवाब दिया ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, सो मैं दे कर आता हूँ, तब तक आप भोजन कर लो और मैं बाद में खाऊंगा। और इतना कहकर वो चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हो गया और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। अब पंडित जी थोड़े आश्चर्य में आ गए। मन ही मन सोचा, जहां भी ये जाता है कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर हो जाती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब उन्होंने इस बारे में रात में तो बात नहीं की। अब उन्होंने सोचा जब सुबह ये जाएगा तो मैं ध्यान से देखूंगा ये क्या करता है। कुछ देर बाद अगले दिन फिर से एक गांव आता है और महाकाल ने फिर से पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप आगे चलें, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, सो मैं आपसे आगे मिल लूंगा। इतना कहकर महाकाल चला जाता है। लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखते रहते हैं कि कहाँ जाता है, क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को एक सांप ने डस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित जी के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उन्होंने महाकाल से पूछ लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, क्या तुम बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या अब सचमुच अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ? अब पंडित जी ने कहा, मैं समझ चुका हूँ, लेकिन फिर भी मन में कुछ शंका है, तो यदि आप खुद अपना परिचय दे दे तो बड़ी आसानी होगी। अब महाकाल ने कहा, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। अब चूंकि पंडित जी ये बात तो पहले ही समझ गए थे, अब महाकाल के मुंह से ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछते हैं, अगर ऐसी बात है तो बताओ अगली मौत किसकी है? तो यमदूत ने बोला, अगली मौत तुम्हारे उसी मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। अब ये बात सुनकर पंडित जी ठिठक गए, बड़े परेशानी में पड़ गए कि वास्तव में यदि महाकाल एक यमदूत है और उसकी बात सही है तो मेरी वजह से मेरे बचपन के दोस्त की मौत हो जाए, तो क्यों ना ऐसा हो कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। तो महाकाल ने कहा, आप जो सोच रहे हैं मुझे भी पता है, लेकिन अपने मित्र से मिलने ना जाने के विचार से नियति नहीं बदली जाएगी। तुम्हारे दोस्त की मौत निश्चित है और वो कुछ ही घंटों में होने वाली। अब महाकाल के मुंह से ये बात सुनते ही पंडित जी को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उनके मन की बात जान ली थी, जो किसी समान व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं थी। अब फलस्वरूप पंडित जी को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच ही यमदूत है
इसलिए वह अपनी मृत्यु का कारण ना बने, इसलिए वो तुरंत पीछे मुड़े और फिर से अपने गांव की ओर लौटने लगे। लेकिन जैसे ही वो मुड़े, सामने से उन्हें उनका मित्र तेजी से उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो पंडित जी को देखकर बड़ा खुश लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित जी को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। लेकिन क्योंकि वो बचपन से ही गूंगा व एक पैर से अपाहिज था, इसलिए ना तो पंडित जी तक पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित जी को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो पंडित जी के पास पहुंचा, अचानक न जाने क्या हुआ और उसकी मौत हो गई। अब पंडित जी आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगे और पूछा कि आखिर क्या हुआ उसके मित्र को। तो महाकाल ने कहा कि आपका मित्र पिछले गांव से ही आपके पीछे पीछे आ रहा है। अब आप समझ सकते हो कि वो अपाहिज है, गूंगा है और आप तक पहुंच नहीं पा रहा था। सारी ताकत लगाकर आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती है, इसलिए जो उसकी हृदय की गति है वो रुक गई और खुशी की वजह से उसकी मौत हो गई। और उसकी वजह हो आप, क्योंकि वो आपसे मिलने के लिए ही आ रहा था। अब पंडित जी को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि ये महाकाल सचमुच ही यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही इसका काम है। क्योंकि पंडित जी एक ज्ञानी व्यक्ति थे, जानते थे कि मृत्यु पर किसी का कोई वश नहीं है, सभी को एक न एक दिन मरना है, इसलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अब उनके मन में एक नई जिज्ञासा आ गई कि मेरी मौत कब होगी। तो उन्होंने महाकाल से पूछा कि अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। तो महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ, हर क्षण चलता हूँ, केवल लोग मुझे नहीं पहचान पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में सोचने, उसे देखने, समझने का समय ही नहीं है। अब पंडित जी ने आगे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी मौत कब होगी, कैसे होगी। महाकाल ने कहा, देखिए, सामान्य जीव को तो हम कभी नहीं बताते कि मौत कब होगी, कैसे होगी, लेकिन आप मृत्यु के संदर्भ में जानकर भी व्यथित नहीं हैं, आप ज्ञानी हैं और आपने अपनी मृत्यु की जो मृत्यु है उसको भी आसानी से स्वीकार कर लिया। तो मैं आपको आज ये राज बताता हूँ कि आज से ठीक 6 महीने के बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से आपकी मौत हो जाएगी। और आश्चर्य की बात है कि आप खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। और इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित जी के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। अब पंडित जी ने अपने दोस्त का कर्मकांड किया जो भी उनके द्वारा संभव था और अब अपने गांव की ओर लौट आए। लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी हो, जब अपनी मौत के बारे में जानता है तो परेशान तो हो ही जाता है। अब फिर उनके दिमाग में आया कि कैसे मृत्यु से बचे, कुछ ना कुछ तो करना ही है। सो पंडित जी ने भी करना शुरू किया। चूंकि पंडित जी विद्वान थे, उनकी ख्याति उनके राज्य के राजा तक तो थी ही, दूर दूर तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो बड़े ज्ञानी मंत्री हैं, हो सकता है कि कोई समस्या का समाधान निकाल दे। इसलिए वो पंडित जी राजा जी के दरबार पहुंचे और राजा को सारी बात बताई। अब राजा ने पंडित जी की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह हुई कि अगर उनकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी तो वो दूसरे राज्य में जाने से होगी। यदि वो दूसरे राज्य में ना जाएं तो उनकी मृत्यु नहीं होगी। अब ये बात राजा को सही लगी तो उन्होंने पंडित जी के लिए महल में ही रहने के लिए व्यवस्था कर दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से नहीं मिल सकता था, लेकिन पंडित जी कहीं भी आ जा सकने के लिए स्वतंत्र थे और उन्हें ये ना लगे कि वो राजा की कैद में हैं। लेकिन फिर भी वो इतना डर गए थे कि खुद ही कहीं आते जाते नहीं थे। अब धीरे धीरे पंडित जी की मृत्यु का जो समय था वो नजदीक आने लगा। आखिर में वो दिन आ गया जब पंडित जी की मृत्यु का काल महाकाल ने बताया था। उस दिन पंडित जी की मृत्यु होनी थी और पिछली रात पंडित जी डर के मारे जल्दी ही सो गए, लेकिन पूरी रात जागते रहे सोचते हुए
कि मृत्यु कैसे टाली जाए। लेकिन पंडित जी को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वो स्वयं भी नहीं जानते थे, और खासकर जब उन्हें नींद नहीं आती थी तो वो उस समय चलने लगते थे। अब उन्होंने इस बीमारी का जिक्र ना तो राजा से किया था और ना उनके चिकित्सक से किया था, तो इलाज कराने का भी कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि चिंतित बहुत थे और अचानक से नींद ना आने की वजह से उनको दौरा पड़ा और वो नींद में चलना शुरू कर देते हैं। अब वो चलते चलते राजा के महल से निकलकर अस्तबल में आ जाते हैं। क्योंकि राजा के खास मेहमान थे, इसलिए पहरेदार ने भी नहीं रोका, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। और फिर वहां पे जो सबसे तेज घोड़ा था उस पर सवार हो गए। नींद की बेहोशी में ही एक राज से दूसरे राज की सीमा चले गए और उसके महल पे पहुंचकर रुक गए। फिर वहां से उतरकर उस नींद की ही खुमारी में चलते रहे। अब किसी पहरेदार ने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि वो समय रात का अंतिम पहर था जब सब बहुत गहरी नींद में थे। आश्चर्य की बात है कि पंडित जी सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गए। रानी राजा की वहां पर सो रही थी और उसके बगल में जाकर पंडित जी लेट गए। सुबह होती है तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा और बड़ा गुस्सा हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया। अब पंडित जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो दूसरे राज्य में आए तो आए कैसे, शयन कक्ष में कैसे पहुंचे, लेकिन वहां उनकी सुनने वाला कोई न था। राजा ने पंडित जी को राज दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा। तब राजा ने पंडित जी को देखा और देखते हुए इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को तुरंत फांसी पर चढ़ा देने का फरमान जारी कर दिया। अब फांसी की बात सुनते ही पंडित जी कांप गए। फिर भी हिम्मत करके उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वो होने जा रही है। अब राजा को बात थोड़ी अटपटी लगी। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? तुम कहना क्या चाहते हो? अब राजा के सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की पूरी कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का ऐसा साहस कैसे हो सकता है कि वो राजा की उपस्थिति में राजा के कक्ष में ही रानी के बगल में सो जाए। ये तो सरासर आत्महत्या करने वाली बात है, और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में कैसे आ जाऊंगा, वो भी आत्महत्या करने। अब राजा को पंडित की बात भी ठीक लगी। अब उन्होंने सोचा, हो सकता है कि मृत्यु से बचने के लिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी मृत्यु होनी है, ऐसा महाकाल ने तुमसे कहा है, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। क्योंकि पड़ोस का राजा उनका मित्र था, इसलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और पंडित जी की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से लौटे। उन्होंने आकर बताया कि महाराज, पंडित जी जो कह रहे हैं वो सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी। पिछले 6 महीने से पंडित राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इनसे अंतिम बार इनके शयन कक्ष में मिले और इसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंचे, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए इस राज्य के राजा के अनुसार पंडित जी को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के सामने बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि उन्होंने बिना जाने पंडित को फांसी की सजा का फरमान दे दिया था, और यदि आप वो फांसी नहीं दें तो राजा के कथन का अपमान हो जाता। अब अपनी सजा के मान को बरकरार रखने के लिए और पंडित की बेवजह मृत्यु भी ना हो, इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों से संबंध में चर्चा की। तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज, आप पंडित जी को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दें, इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और सूत के धागे से पंडित जी की मौत भी नहीं होगी और इनके प्राण भी बच जाएंगे। अब राजा जी को विचार उपयुक्त लगा। उन्होंने ऐसा ही आदेश दिया। पंडित जी के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम अनुसार पंडित को फांसी पे चढ़ाए जाने लगा। सभी खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा, न राजा का वचन झूठा पड़ेगा और न महाकाल की बात सच्ची होगी। अब पंडित जी भी बड़े खुश कि सूत के धागे से किसी की मौत हो ही नहीं सकती। खुशी खुशी फांसी चढ़ने को तैयार हो गए। अब जैसे ही पंडित जी को फांसी दी गई, सूत का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया।
उसने पंडित जी के गले की एक छोटी सी नस काट दी और जब तक चिकित्सक आते उनका इलाज होता, इतने में इतना खून बह गया कि पंडित जी ने जमीन पर ही तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाती है। यह सब देख के सब आश्चर्यचकित रह गए और पंडित के मरते हुए देखकर किसी को इस बात पे विश्वास भी नहीं हुआ कि कमजोर से सूत के धागे से भी क्या किसी की मौत हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी, नियति ने अपना काम कर दिया था। तो याद रखें, जो होना है वो होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी सावधानी बरतें या चाहे जितने उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना ईश्वर ने पहले से निर्धारित कर रखा है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात पंडित जी पे भी लागू होती है। यदि पंडित जी ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो कम से कम अगले 6 महीने तक राजा के महल में कैद होकर रोज घुट घुट कर जीने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकृति ने जो बनाया है, जैसा बनाया, उसको स्वीकार कर लीजिए। उसकी रजा में स्वीकृति ही आपके जीवन की खुशी है, क्योंकि हर व्यक्ति, वस्तु या स्थिति का संबंध किसी न किसी घटना से है, जिसे घटित जरूर होना है। जैसे कि पंडित जी की मृत्यु का संबंध उनके मित्र से था, क्योंकि यदि वो उनके मित्र से मिलने न जा रहे होते तो उसे रास्ते में महाकाल न मिलता और पंडित उससे अपनी मृत्यु से संबंधित सवाल ना पूछता। यदि वो अपने मित्र से मिलने ना जाता तो पंडित का मित्र बचपन से गूंगा अपाहिज ना होता तो उसकी मौत न होती, क्योंकि इस स्थिति में वो अपने मित्र को पीछे से आवाज देकर रोक सकता था। यानी बचपन से ही प्रकृति ने उसे जो अपंगता दी थी, उसका संबंध एक न एक दिन उसकी मृत्यु से भी था। इसी प्रकार पंडित जी की नींद में चलने की बीमारी पे इस बात का पता खुद पंडित जी को नहीं था, नहीं तो उस बात का जिक्र राजा से जरूर करता, जिसकी वजह से कोई न कोई पहरेदार उसे जरूर रोक लेता। तो याद रखिए, हर घटना के घटित होने के लिए प्रकृति ने सारे बीज पहले ही बो रखे। अपने निश्चित समय पे अंकुरित होकर उस घटना के घटित होने में अपना योगदान देते हैं तो प्रकृति से लड़िए मत, क्योंकि हमें पता नहीं कि किस घटना के घटित होने से हमारा भला हो जाएगा और किस घटना के घटित होने से हमारे साथ बुरा हो जाएगा। क्या पता हमने क्या बीज बोए, कब बोए, कहाँ बोए, कैसे बोए। अब काटना तो हमें ज़रूर पड़ेगा, चाहे आप उसे भाग्य ही कह लें।